नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में कुछ विदेशी एनजीओ नेपाल को दशकों से बर्बाद कर रही हैं। उसमें से बारबरा एडम्स की बारबरा फाउंडेशन बहुत आगे है। बारबरा 1960 में क्वीन एलिजाबेथ के साथ श्री किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह के बुलावे पर जब क्वीन एलिजाबेथ नेपाल आई थी तो बारबरा एडम्स उनके साथ एज ए मीडिया पर्सन उनके मूवमेंट को, उनकी यात्रा को कवर करने के लिए वाशिंगटन से भेजी गई थी। लेकिन वहाँ आई तो किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह के भाई वसुंधरा शाह जी के साथ उनका प्रेम संबंध हो गया और यहीं रुक गई। ये संबंध CIA की साजिश पर हुआ, MI6 और CIA की साजिश पर हुआ। नेपाल के राज परिवार में किसी तरह से CIA का एक एजेंट को प्लांट करना था और उसका किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह ने बहुत बार विरोध किया और बहुत बार उन्हें नेपाल से देश निकाला किया, जिसका परिणाम में CIA, MI6 और दक्षिण के अमेरिकी दलालों ने मिलकर के किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह की चितवन में उनके गेस्ट हाउस में ही एक MI6 के एजेंट के द्वारा, जो उनका एक गार्ड भी था और उनका शिकार में सहयोगी भी था, उसके द्वारा जहर दिया गया और मारा गया। जब वे बीमार हुए तो काठमांडू दूर था, तबीयत खराब थी, विदेश से भी कोई डॉक्टर नहीं आ चाहता, इसलिए दिल्ली से आग्रह किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से एक डॉक्टर BL भाटिया भेजे गए, जो कि दिल्ली के इशारे पर भी उनको, जहाँ तक कहा जाता है, जहर देकर उनका अंत किया। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बारबरा एडम्स का तांडव नेपाल में चलता रहा। CIA ने जब देखा कि भारत में उनके एजेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भारत की आज़ादी के बाद नेहरू और इंदिरा ब्रिटेन के तो उनका लगाव था, ब्रिटेन द्वारा बनाए ही गए थे, लेकिन ब्रिटेन से एक दूरी दिखाने के लिए लंदन बैंकर्स गैंग ने इन दोनों को अपने रशियन एजेंट, अपने कम्युनिस्ट एजेंट, आपको पता है मार्क्स, माओ, लेनिन, जितने भी कम्युनिस्ट थे सब लंदन बैंकर्स के एजेंट थे, जो रूस के जार्स से बदला लेने के लिए, जो लंदन बैंकर गैंग है, उन्होंने कम्युनिज्म खड़ा किया मार्क्स, माओ, लेनिन के माध्यम से, और जिनके माध्यम से नेपाल के किंग जार्स की हत्या कराई। तो नेहरू और इंदिरा ब्रिटिश मानसिकता के होते हुए भी दिखावा करने के लिए लंदन बैंकर्स गैंग के कहने पर अपने को कम्युनिज्म की तरफ ले जाने का प्रयास किया और दिखावा किया कि वो कम्युनिस्ट मानसिकता के हैं, लेकिन ये छुपा नहीं है, दुनिया जानती है। तो ब्रिटिश साइकोफेंसी वाले नेहरू और इंदिरा ने नेपाल में अपनी नेपाल विरोधी मानसिकता को लगातार बनाए रखा। ये नेपाल के लिए बड़ा घातक रहा। जब किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह ने महेंद्र मार्ग पूरब से पश्चिम बनाने का प्रयास किया तो इंदिरा ने उनसे लाइसेंस लेने की कहा। किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह ने इसका विरोध किया, कहा मैं तो एक सोवरेन कंट्री हूं, लाइसेंस किस बात का। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने विरोध किया। किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह ही एक राजा थे जिन्होंने नेपाल का बहुत विकास किया, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर क्षेत्र में बहुत विकास किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे आगे किया। दोबारा इंदिरा गांधी ने
बांग्लादेश बनने के बाद भी दबाव डाला कि उनको मान्यता दे दे, लेकिन वो मान्यता देने में देरी किए, जिसका भी परिणाम था। और खंपा विद्रोह में भी साथ न देने के नाते बर्बरा का उद्देश्य ही था तिब्बत लिबरेशन या तिब्बत फॉर्मेशन, क्रिश्चियनिटी को फैलाना और नेपाल को तोड़ना, इसलिए तो भेजी गई थी। जब परिवार में, राज परिवार में बर्बरा एडम्स का विरोध हुआ, वसुंधरा शाह के रिलेशन से वो परिवार, राज परिवार खुश नहीं था, उन्हें विदेश कई बार वापस लंदन, अमेरिका भगाया गया, उससे नाराज हुई। किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह की मृत्यु के बाद जब किंग बीरेंद्र वीर विक्रम शाह सत्ता में आए तो उन्होंने भी बर्बरा को कई बार देश निकाला किया, विरोध किया, और अंत में वसुंधरा शाह की मृत्यु के बाद बर्बरा का राजमहल से बाहर जाना ही पड़ा। लेकिन वो अपने मिशन में, नेपाल विरोध में, नेपाल डिस्ट्रक्शन में लगी रही। डडेलधुरा, धारचूला, बैतडी आर पश्चिम, सुदूर पश्चिम के जिलों में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन में लगा, और वहाँ की जो माइंस, मिनरल्स, जो जमीन के नीचे खजाना छुपा है, CIA के एजेंट्स के माध्यम से उसकी भी निगरानी में, उसकी भी पता लगाने में लगातार लगी रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बर्बरा ने CIA के गैंग के साथ नेपाल का बहुत नुकसान किया। इसके बाद किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह ने जब बर्बरा एडम्स को देश निकाला किया तो बहुत बड़ा बदला लिया गया। जिस तरह से नेपाल में बर्बरा एडम्स ने तबाही मचाई, उसी तरह से CIA ने भारत में, भारत की कांग्रेस पार्टी में भी एक अपना एजेंट फिट कर दिया। राजीव गांधी को किसी तरह से बसलाकर सोनिया गांधी को एक CIA ने अपना एजेंट के रूप में राजीव गांधी से शादी करा दी। उसके पहले जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी 1972-73 के आसपास, इमरजेंसी के पहले, चंद्रशेखर जी उस समय इंदिरा गांधी के साथ थे। चंद्रशेखर जी को, जो कि एक समाजवादी विचारधारा के थे, सोशलिस्ट विचारधारा के थे, अमेरिका ने किसी तरह से इंदिरा गांधी से अलग किया। उसके बाद जब इमरजेंसी लग गई तो सबसे पहले चंद्रशेखर जी ही गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर जी का नेपाल में, नेपाली विद्रोह में, नेपाली कांग्रेस के विद्रोह के समय में चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा रोल रहा। कोइराला परिवार और गणेश मान सिंह जी से उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा। उन्होंने नेपाल के उस नेपाली कांग्रेस के मूवमेंट से में, जो कि अमेरिका द्वारा संचालित था, चंद्रशेखर जी ने बहुत मदद की उसमें। इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी, वो सरकार भी अमेरिका के साथ मिलकर काम करती रही, लेकिन अमेरिका उस सरकार से खुश नहीं था। उन्हें अपना एक एजेंट चाहिए था सरकार में, जो सोनिया गांधी के रूप में भारत के कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर चुका था। और सोनिया गांधी भी नेपाल की विनाश में हमेशा लगी रही। राजीव गांधी जब सत्ता में आए, पशुपतिनाथ के दर्शन में जब किंग बीरेंद्र विक्रम शाह जी ने सीधे उनको परमिशन देने से मना किया, क्योंकि वो मंदिर का प्रशासन सब करता था, परमिशन नहीं दी तो उससे और नाराज हो गए राजीव गांधी और सोनिया गांधी। बाद में जब कांग्रेस सरकार आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक अमेरिकन CIA एजेंट ब्रजेश मिश्रा और कई थे उसमें, जिन्होंने नेपाल की तबाही मचाई। उधर नेपाल में बर्बरा एडम्स CIA के माध्यम से काठमांडू में बैठी रही, सारी साजिश रचती रही। इधर दिल्ली में सोनिया गांधी, उनका नेटवर्क, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो NSA रहा, ब्रजेश मिश्रा,
उसका नेटवर्क श्री वीरेंद्र विक्रम शाह जी के परिवार को मरवाने में सफल रहा। उसमें उस समय का प्रधानमंत्री बीपी कोइराला, उस समय का गृह मंत्री, आज जो राष्ट्रपति बना पड़ा है, लुंगी में जो घी बेचता था अपने जवानी में, लुंगी पहनकर घी बेचने वाला, आज जो राष्ट्रपति बना पड़ा है वो भी गृह मंत्री था। मरवाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से भारत से भी, दक्षिण से भी, दिल्ली से भी और काठमांडू से भी अमेरिका की साजिश लगातार चलती रही। और साथ में ही माओवादी मूवमेंट भी खड़ा किया गया, एक विद्रोही मूवमेंट खड़ा किया गया, एक दिखावे का, एक वामपंथी मूवमेंट खड़ा किया गया, जबकि वो सब अमेरिका और दिल्ली की मदद से चल रहा था। दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही थी, गुड़गांव में ट्रेनिंग दी जा रही थी, नोएडा में ट्रेनिंग दी जा रही थी, उत्तराखंड में ट्रेनिंग दी जा रही थी, सिलीगुड़ी में ट्रेनिंग दी जा रही थी, लखनऊ और पटना में भी इनकी क्लास लगती थी। ये माओइस्ट मूवमेंट अमेरिका और दिल्ली की मदद से पूरा चलाया गया। उधर बर्बरा एडम्स की ताकत, CIA की ताकत, MI6 की ताकत, इधर दिल्ली में बैठे अमेरिकी और MI6 के एजेंट की ताकत, और अमेरिकी एजेंट सोनिया की ताकत। बेचारा नेपाल, बेचारे इनोसेंट नेपाली जिनको कुछ पता नहीं था देश कहाँ जा रहा है, अमेरिकी और ब्रिटेन के MI6 के एजेंट जो नेपाल और काठमांडू में बैठे थे, और चर्च के और वेटिकन के एजेंट जो वहाँ नेपाल में बैठे थे, दिल्ली में बैठे थे, सब ने मिलकर नेपाल की तबाही को आगे बढ़ाया। किंग वीरेंद्र विक्रम शाह के परिवार को मरवाया, जिसमें दक्षिण का भी हाथ था। उस समय की कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस का भी समर्थन था, अटल बिहारी वाजपेयी का, विजय मिश्रा उसकी कंपनी का पूरा हाथ था। नेपाल बर्बाद हुआ, माओइस्ट मूवमेंट हुआ, 2 समझौते हुए दिल्ली में 12 बुधे, नेपाल में, नेपालगंज में 5 बुधे, कुछ नहीं माना गया। अंत में जब भारत में सोनिया सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से जा चुके थे। नेपाल में किस तरह से धोखे से दिल्ली के फोन से, सोनिया गांधी के एक फोन पर डॉक्टर कर्ण सिंह और दिल्ली से गए दूसरे एजेंट, इन लोगों की नहीं सुनी गई। उस समय के आर्मी चीफ प्यारजंग थापा जी, राजा जी के साथ कई बार बात होने के बाद भी डॉक्टर कर्ण सिंह और श्याम सरन जो समझौता करा दिए से 7 पार्टी अलायंस, और आर्मी चीफ और राजा के साथ बात करके सोनिया गांधी के एक फ़ोन पर बर्बरा के एडम्स के दबाव में, CIA के दबाव में किंग ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह जी को सत्ता से धोखे से हटा दिया गया और हिंदू राष्ट्र भी समाप्त किया गया। और वो चर्च का एजेंट जो पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र समाप्त होने का को पढ़ रहा था, और उस समय सारे गद्दार CIA और MI6 और दिल्ली के गद्दार तालियां बजा रहे थे। उनके चेहरे देखने लायक थे। उसको देखकर बड़ी सीख मिली, किस तरह से अपने देश के गद्दारों को अगर निपटाया नहीं गया, किसी भी देश को ये अमेरिकी और MI6 के गद्दार बेच देंगे, और नेपाल को बेच दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी वही बर्बरा एडम्स के मृत्यु के बाद संदूक रोहित ने उस संगठन की, बर्बरा फाउंडेशन की कमान को संभाला, जो एक आई सर्जन है, लेकिन नेपाल की तबाही में उसका सबसे बड़ा रोल है। जिस तरह से जनजी आंदोलन में हामी नेपाल नामक संस्था, जो कि अर्थक्वेक के समय में बर्बरा फाउंडेशन से जुड़ी, सूदन गुरुंग उसकी कंपनी, बालन शाह जिसको कि दिल्ली और अमेरिका ने काठमांडू का मेयर बनवाया था, उसको भी अपने साथ जोड़ा। बर्बरा फाउंडेशन, हामी नेपाल और बालन शाह, ऐसे तमाम बर्बरा फाउंडेशन के एजेंट, समता फाउंडेशन के एजेंट, अमेरिकन काउंसिल के एजेंट और बहुत से विदेशों के NGO के एजेंट, चर्च के एजेंट, वेटिकन के एजेंट नेपाली की तबाही में लगे रहे और नेपाल को जला डाला। अमेरिकी एजेंट
माओइस्ट चीफ प्रचंड पहले ही सेना दरबार को जला चुका था, और ये अमेरिकी एजेंट, समता फाउंडेशन के एजेंट, हामी नेपाल के एजेंट, बालन शाह के एजेंट, और किस तरह से तमाम जिहादी एजेंट, सुकुम्बासी जिहादी एजेंट लूटपाट में, आगजनी में लगे रहे। किस तरह से सोजपा, किस तरह से लबी लामेछाने की पार्टी पूरी तरह से, प्रचंड की पार्टी पूरी तरह से, उसका गैंग नेपाल को जलाने में कामयाब रहा। और नेपाल में अमेरिका ने किस तरह से बरबरा फाउंडेशन के एजेंट को, समता फाउंडेशन के एजेंट को, दिल्ली के एजेंट्स को, बालन शाह के सारे संगठन के लोगों को सत्ता में बैठा दिया, और पार्लियामेंट को भंग करा के गैर कानूनी ढंग से आज चुनाव थोप दिया नेपाली जनता पर, जबकि 3 साल बाद होना था। अपर हाउस अभी भी चल रहा है, समानुपातिक सदस्य अभी भी चुन के भेजे जा रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट भंग हो गई है, फिर भी समानुपातिक चुनाव से अपने लोगों को ऊपर भेज रहा है अपर हाउस में। ये क्या कानून है, क्या संविधान है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष किस तरह से चुपचाप अमेरिका के और दक्षिण के डिक्टेट को, आदेश को मान रहे हैं। चुनाव होने जा रहा, अमेरिका और दिल्ली में बैठे अमेरिकी दलाल, अमेरिकी एजेंट अपने लोगों को सत्ता में बिठाना चाहते हैं। आज दक्षिण में बैठा भारत को तबाह करने वाला सबसे बड़ा नेता, जो नेपाल की बर्बादी में अपनी विरासत को, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्रजेश मिश्रा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और सत्ता की शीर्ष पर बैठा है, वो भी अमेरिकी दलाल है, जिसका प्रूफ मैं अभी आपको इसी वीडियो के साथ भेजूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं पोखरा एयरपोर्ट पर, काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़े बड़े जहाज उतर रहे हैं। अब वो जहाज क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, जिसका जवाब वहाँ के आर्मी चीफ, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के इंडस्ट्री, कॉमर्स, सप्लाई, लॉ, जस्टिस, लैंड डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ही दे सकते हैं। वो जहाज क्या लेके जा रहे हैं पोखरा से, काठमांडू से, इसको डीएमजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और जियोलॉजी के चेयरमैन दिनेश कुमार नपित ही दे सकते हैं। इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर अनिल कुमार सिन्हा जी, जो कि पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुजला कार्की जी के साथ, उन्हीं के आसपास, वो दे सकते हैं इसका जवाब कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो सैनिक जहाज आए पोखरा में और काठमांडू में, क्या लेके गए, क्या ले जा रहे हैं, क्या प्लानिंग करके गए। इसको यही 2 लोग और ऊपर बैठे 3 लोग, आर्मी चीफ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डीएमजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और जियोलॉजी के चेयरमैन दिनेश कुमार नपित, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर अनिल कुमार सिन्हा जी दे सकते हैं। उनको ही पता होगा कि डीएमजी से क्या क्या प्लानिंग हुई है। नेपाल का यूरेनियम, नेपाल का सोना, नेपाल का पेट्रोलियम, नेपाल का माइंस एंड मिनरल्स पर जो गिद्ध की तरह निगाह थी बरबरा के समय से ही CIA, MI6 और उनके दक्षिण में बैठे दलालों ने जो प्लानिंग की थी। चुनाव के इस शोरगुल में क्या क्या चला गया, क्या क्या जाएगा और क्या क्या जाने की प्लानिंग की गई है, मेरे नेपाल के भाइयों और बहनों, ये बहुत चिंता का विषय है। अमेरिका
जिस देश में जाता है यही करता है। जो काम एमसीसी के माध्यम से नहीं कर पाया वो बरबरा फाउंडेशन के माध्यम से कर लिया और आगे और करेगा। वो लुटेरा है अमेरिका। MI6 वाले लुटेरे हैं, दुनिया को लूटे हैं, आज भी लूट रहे हैं। उनका इतिहास का अभी पीछे उन्होंने किया है साउथ अफ्रीकन कंट्री में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग देखिए क्या हो रहा है। पोखरा से MI6 का जहाज क्या ले गया, क्या लाया, और अमेरिकन सेना का पेंटागन का ये जो बड़ा जहाज आया था वो क्या ले आया था, क्या लेके गया। दिल्ली को तो 500 kg सोना पर डे काठमांडू एयरपोर्ट से भारत में पहुंचता ही है, पुराना ही है, ये तो उसका रिकॉर्ड है पहले से ही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेपाल को लूटा जा रहा है, लूट शुरू हो गई है। चुनाव के इस शोरगुल में लूट चालू है। लूट की शुरुआत हो गई है। नेपाल के लोगों को पता ही नहीं है किस तरह से नेपाल से मोनार्की को कमजोर किया गया नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों के ज़माने में आंदोलन करके। किस तरह से नेपाल में 2 राजाओं को मारा गया, श्री महेंद्र विक्रम शाह और श्री वीरेंद्र विक्रम शाह जी को। किस तरह से नेपाल से मोनार्की और हिंदू राज समाप्त किया गया, नेपाल की जनता को पता ही नहीं चला। वैसे नेपाल से क्या क्या जा रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या लूट मची हुई है, क्या क्या लूट की प्लानिंग हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोचिए, जो शेरा दरबार जला सकता है, जो नेपाल की 17,000 लोगों को मार सकता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर सकता है, घर को लूट सकता है, संपत्ति को लूट सकता है, पैसे को विदेशों में जमा कर सकता है सत्ता सरकार में बैठकर, जो नेपाल की धरोहरों को जला सकता है, सुप्रीम कोर्ट को जला सकता है। सुप्रीम कोर्ट जल गई, उसी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर बन जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन क्या लूट के ले जा रहे हैं, नेपाल की जनता को कुछ नहीं पता है, भोले भाले। क्योंकि वहाँ का मीडिया, वहाँ का सोशल मीडिया सब कुछ बिका हुआ है। आज देखिए ना, ISI, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, तबलीगी जमात, बांग्लादेशी, रोहिंग्या का किस तरह से नेपाल में तांडव बढ़ता जा रहा है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के साथ खड़ी हैं, सिवैयाँ खा रही हैं, इफ्तार मना रही हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, और ISI अपने गेम में काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल को तबाही में झोंकता जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कब तक आंख मूंद करके बैठे रहोगे, कहाँ जाओगे, सोचो ना। भारत में वही अमेरिकी दलाल सत्ता में बैठे हैं, वही सत्ता में आते हैं। जो CIA और MI6 का एजेंट नहीं, वो सत्ता में रह ही नहीं सकता। वही लोग सत्ता में आते हैं हमेशा, आज भी वही बैठा है, वही लोग सत्ता में हैं जो भारत के समाज को तोड़ रहे हैं। नेपाल भारत को तोड़ने की साजिश रचे हैं, भारत में आग लगाने की साजिश रचे हैं, वही लोग नेपाल में वही सब कर रहे हैं, वही होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेपाल को बचा लो। बरबरा फाउंडेशन, समता फाउंडेशन, रासोपा, रवि लामेछाने, बालन शाह, स्वर्णिम बागले, ऐसे तमाम अमेरिकी दलालों को सत्ता में मत आने दीजिए, और पुराने अमेरिकी दलाल प्रचंड जैसे गद्दारों को भी सत्ता में मत आने दीजिए। नेपाल को बचा लीजिए। जो लगता है कि नेपाल की भलाई कर सकता है उसको चुनाव में जिताइए या चुनाव का बहिष्कार करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इतने कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।